नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसे कि आप थंबनेल में देखा है कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विकास संबंधित है। ये तेजीसी यानी बाल विकास से संबंधित है और इसमें हमने प्रश्न लिया है और विकल्प लिया है। प्रश्न का और एक आंसर हमने लिया। विकल्प 4 विकल्पों के साथ नहीं बल्कि एक विकल्प है, प्रश्न और आंसर है। ठीक है, प्रश्न और उत्तर हमने लिया है। देखिए पहला प्रश्न जो आपके दिख रहा है, पहला क्या कहता है कि विकास क्या है? विकास क्या है? बोलो। विकास क्या है? उत्तर में कहा है कि जन्म से मृत्यु तक होने वाले क्रमिक एवं सतत परिवर्तन क्या है? सतत परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाता है क्या? विकास। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला कहता है कि बुद्धि वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? ठीक है, वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है, आगे जानते हैं। काय के विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन क्या है? विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि विकास किस प्रकार का परिवर्तन। विकास क्या है? वृद्धि किस प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास किस प्रकार का परिवर्तन है। तो विकास क्या कहा है? ठीक है, विकास क्या है? गुणात्मक है। क्या है? विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? तो विकास क्या है? विकास गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। ठीक है, विकास गुणात्मक भी है और मात्रात्मक दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा कहता है कि विकास का शीर्ष पैर की ओर से स्थान क्या कहलाता है? विकास जो है, जो शीर्ष से पैर की ओर चलता है, वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो अंतर हमारा ये है कि शिरोपादमुख, शिरोपादामुख मतलब सिर से पैर की ओर, पाद माने होता है पैर, मतलब पैर की ओर जो विकास होता है उसे शीर्षोगामी कहते हैं या शीर्षोपादाभिमुख कहते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5वां। प्रश्न 5वां क्या कहता है कि विकास का केंद्र से बाहरी अंगों की ओर सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास का केंद्र से बाहरी अंगों की ओर सिद्धांत क्या कहलाता है? पहला सॉरी, जो ऑप्शन हमारा है क्या है? ऑप्शन कहता है कि निकट दूराभिमुख। क्या है? निकट दूराभिमुख, दूराभिमुख सिद्धांत कहलाता है। निकटतम या दूराभिमुख कहलाता है। इसे प्रोक्सी मॉडिस्टाल कहा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो कौन दिया था? जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न कहता है कि पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है? तो पहली जो अवस्था होती है ये क्या है? संवेदी गामक अवस्था होती है जो जन्म से 2 साल तक होती है। ठीक है, इसी को हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है 8वां। 8वां कहता है कि जेड की अवधारणा क्या है? जेड की अवधारणा किसने दी? यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा जो ये जो दिया था सिद्धांत अवधारणा दी है
इन्होंने दिया है लेवाय गोस्की ने, ठीक है। किसने दिया था? लेवाय गोस्की ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 9 का। 9 में क्या कहता है कि क्या फॉलोइंग की अवधारणा किसने दी थी? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा जेरोम ब्रूनर। क्या है? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। किसका? इसका फॉलोइंग का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया था। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न कहता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो कौन थे? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक थे, ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो बच्चों को अपने आधार पे जरूर तैयारी करें, कोशिश करें कि अच्छे नंबर लाने की। प्रश्न है, प्रश्न 11वां क्या कहता है कि 11वां प्रश्न कहता है कि प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम, ठीक है। किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? इवान पावलोव ने। क्या है? इवान पावलोव ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न क्या कहता है? 11वां कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो बी.एफ. स्किनर ने दिया था, ठीक है। इसको किसने दिया था? बी.एफ. स्किनर ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव ने। और क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बी.एफ. स्किनर ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है 14। 14वां प्रश्न क्या कहता है कि अंतर्दृष्टि अधिगम, क्या है? अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? ठीक है, किसने दिया? पहला ऑप्शन हमारा है, सॉरी, ऑप्शन हमारा जो है वो दिया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने दिया। 15वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो दिए थे अल्बर्ट बंडूरा। क्या है? अल्बर्ट बंडूरा ने। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। 16 में क्या कहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिए थे हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है। किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 17 है। 17 में प्रश्न क्या कहता है कि द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, द्विकारक यानी दो कारक जब कहो या द्विकारक करो, द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ये स्पीयरमैन ने। ये ध्यान रहेगा, द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत जो था वो स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 18 है, आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? आईक्यू का सूत्र है जिसकी बुद्धि का मापन किया जाता है, वो किसने दिया था? तो दिए थे टर्मन ने। क्या है? टर्मन ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, आईक्यू का सूत्र क्या है? अब ये भी पूछ लेता है, जब आपके एग्जाम होगा उसमें 4 विकल्प होते हैं और फिर 4 सूत्र दिए जाएंगे, फार्मूले दिए जाएंगे, कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में हमारा दिया है, इसको ध्यान दे दीजिए, ठीक है। सूत्र हमारा है मानसिक आयु। क्या है? मानसिक आयु और भागे, ठीक है। ये प्लस का है, भाग नहीं, सॉरी। ये मतलब कि क्या है? मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु, ठीक है।
और अपॉन यानी पूरे क्या हो गया, इस शायद मैंने तो ये भागा है, ठीक है, अपॉन में है, ये भाग का ही इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ी डिस्टर्ब होगा। भाग का ये ऑप्शन, तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु को आपस में भाग करके और कितने तो उससे गुणा कर देना है, तो आपका जो आईक्यू लेवल है वो आपका निकल आएगा। आईक्यू जो आपका बुद्धि का कितनी क्षमता है वो सूत्र के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चले। प्रश्न नंबर 12 है। ठीक है, प्रश्न 20 क्या कहता है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन हमारा है, क्या है, ऑप्शन हमारा कहता है सिगमंड, क्या है, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक है, अगला 21वां प्रश्न क्या कहता है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था। तो दिया था एरिक एरिक्सन ने दिया था। प्रश्न है हमारा 22, नैतिक विकास सिद्धांत क्या है, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया। उत्तर हमारा है लॉरेंस कोहलवर्ग, क्या है, लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारा है बालक का पहला विद्यालय कौन सा है। ठीक है, जो बालक का विद्यालय होता है, स्कूल होता है, वो किसको कहा गया है, वो प्रथम होता है क्या, परिवार। पहले प्रथम गुरु माँ होती है, और जो बच्चा सीखता है अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, वो प्रथम जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वो परिवार होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 24 है, सीखना क्या कहलाता है। सीखना क्या कहलाता है। तो सीखना कहलाता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, सीखना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 25 है। 25 में कहा है कि सीखने का सर्वोत्तम, क्या है, सीखने का सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, करके सीखना। बिल्कुल, करके ही सीखा जाता है किसी भी कार्य को, एक्सपीरियंस यानी जब उसका हम एक खुद से अनुभव करते हैं उसको, तब हमें उसका एक्सपीरियंस और अनुभव होता है, तब वो हम उस कार्य को कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी सीखना है अगर तो करके सीखना चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांत कैसा है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, प्रेरणा क्या है, क्या है, प्रेरणा क्या है, प्रेरणा क्या है, आंसर जानते हैं आगे। प्रेरणा क्या है, प्रेरणा क्या है, ये बस देख लो कि कार्य करने की जो आंतरिक या बाहरी शक्ति यानी क्षमता होती है। क्या है, कार्य करने की जो आंतरिक या बाहर शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। क्या, प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा 27। 27 में क्या कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा है, प्रत्येक बालक का एक दूसरे से भिन्न होना ही क्या होता है, प्रत्येक बालक का एक दूसरे से भिन्न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। व्यक्तिगत मतलब निजी भिन्नता, निजी बदलाव होता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर हमारा है 28। 28 प्रश्न कहता है समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है, आप पढ़ते आए हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा, यहाँ तक बार बार ये पढ़ने में आपके प्रश्न आया होगा कि आखिरकार समावेशी शिक्षा हम किसको कहते हैं।
ठीक है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है कि सभी क्या है, सभी बच्चों के साथ पढ़ने की व्यवस्था, मतलब कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ना, सामाजिक पढ़ना या सामूहिक पढ़ना, एक क्लास में किसी प्रकार का भेदभाव न होना, उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चले। प्रश्न हमारा है 29। प्रश्न कहता है कि RTE अधिनियम क्या है, RTE अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर हमारा है 2009 में। RTI के अगर पूछा जाए RTE के संबंध में तो जरूर ये ध्यान रखिए कि ये 2009 से लागू हुआ था। ठीक है। प्रश्न हमारा है 30। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? क्या है? शिक्षा का जो अधिकार है वो शिक्षा जो ग्रहण कर सकता है, जो सरकारी स्कूलों में, वो शिक्षा क्या है, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक सरकारों के द्वारा शिक्षा निःशुल्क कराई जाती है। ठीक है। प्रश्न हमारा है 31। प्रश्न कहता है कि CTE का क्या है, CTE का पूरा नाम क्या है? ठीक है। तो CTE का पूरा नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 32 है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा क्या होगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगम में सुधार करना। क्या है? अधिगम में सुधार करना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। मतलब जब कोई चीज हम सीखते हैं तो जरूरी नहीं कि आज जो सीख रहे हैं उसी को सीखें। हमने कल तोड़फोड़ की तो आज भी तोड़फोड़ करें, ऐसा नहीं है। उसमें बदलाव होना, सुधार आना। ठीक है, यही होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारा है 33। कहता है निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? निदानात्मक मतलब है किसी समाधान करना किसी समस्या का, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन है सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। जब सीखने में कोई कठिनाई होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी पहचान करना ही निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कहलाता है। जब तक हम किसी समस्या को समझेंगे नहीं तो समस्या समझी नहीं जाएगी, तो उसका कोई निदान नहीं किया जा सकता या उसका समाधान नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा है 34। उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण क्या कहलाता? ठीक है, तो हमारा उत्तर है अर्जित करना। क्या है? अर्जित ज्ञान ही उपलब्धि होती है। ठीक है, क्या है? अर्जित ज्ञान ही उपलब्धि कहलाता है। प्रश्न अगला है कि अभिक्षमता परीक्षण क्या मापता है? क्या है? अभिक्षमता परीक्षण क्या है, क्या मापता है, ये पूछ रहा है। तो जो अभिक्षमता है वो मापता है भविष्य की क्षमता। क्या है? भविष्य की क्षमता को मापता है वो। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 37 है विकास की दिशा सामान्यतः कैसी रहती? विकास की जो दिशा होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। जिसे आज हमने सीखा, आज हमने 2 पॉइंट की चीज को सीखा, तो कल हमें 5 पॉइंट सीखना चाहिए। मतलब हमने सीखा, कल और सीखते गए। इसी को हमारे सामान्य है और साधारण है। कल हमने और कुछ सीखा, सीखते और विशिष्ट बन गए और कुछ नॉलेज हो गया। ठीक है, इसी को कहा जाता है विकास को जो दिशा चलती है वो सामान्य रूप से क्या होती है? सामान्यता कैसी होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न हमारा 33 है। 33 प्रश्न में क्या कहता है कि विकास
विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया कैसी होती है? तो कहते हैं वो सतत प्रक्रिया है, निरंतर, जो लगातार चलती रहे। ठीक है, जो निरंतर चलता रहे उसी को विकास की प्रक्रिया कहलाते हैं। निरंतर चलना ही विकास की प्रक्रिया, यानी सतत का मतलब होता है लगातार। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 38 है, परिपक्वता का सिद्धांत यानी संबंध किससे है? परिपक्वता का जो संबंध है वो किससे है? वो जैविक विकास से है। किससे? जैविक विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर हमारा है 39 का। 39 प्रश्न में क्या कहता है? भाषा विकास के प्रमुख आधार क्या? भाषा विकास का जो प्रमुख आधार है, जो स्तंभ है, वो क्या है? वो होता है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क ही भाषा विकास का प्रमुख आधार होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, सामाजिक संपर्क क्या होता है? समाज में रह के, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के ही सीखता है। अच्छा सीखे या बुरा सीखे वो तो मायने नहीं रखता, लेकिन शिक्षा समाज से ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न हमारा है 40 प्रश्न में क्या कहता है कि स्मृति क्या है? स्मृति का मतलब होता है याददाश्त होती है या बुद्धि होती है। ठीक है, या बुद्धि क्षमता होती है। का पहला चरण क्या होता है ना? पहला चरण कौन सा है? तो क्या है? अभिलेख है, जिसे कहते हैं एन्कोडिंग। एन्कोडिंग कहा जाता है, जिसे हम अभिलेखन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 41 है। 41 प्रश्न क्या कहता है कि विस्मरण मतलब विस्मरण का मतलब वक्र किसने दिया था? मतलब किसी चीज को फिर से याद करना या भूली हुई वस्तु को याद करना, विस्मरण वक्र कहलाता है। वक्र का मतलब होता है सर्किल। तो किसने दिया था? तो ये दिया था कौन? एबिंगहाउस। क्या है? एबिंगहाउस ने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा है 42, रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है? बताइए, रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है? तो हमारा जो अर्थ होता है रचनात्मकता का अर्थ होता है नवीन एवं मौलिक विचार उत्पन्न करना। नवीन मतलब नए और मौलिक जो विचार होते हैं उनको उत्पन्न करना ही हमारा क्या होता है? अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न कहलाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो बाल केंद्रित शिक्षा है का समर्थन किसने किया था? तो किया था जॉन ड्यूई। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 44 में कहता है कि अनुभव आधारित शिक्षा का समर्थन किसने दिया? तो ये भी थे क्या? जॉन ड्यूई। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न हमारा है 45। प्रश्न कहता है कि खोज द्वारा यानी अन्वेषण जिसे कह सकते हैं, खोज द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का मतलब जो सीखना, मतलब खोज करके सीखना जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। 46 का है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक जो आयु होती है वो 7 से 11 होती है। इस जो अवस्था संक्रियात्मक अवस्था है इसको जीन पियाजे ने दिया था। ये 4 जीन की अवस्थाएं में से ये तीसरी अवस्था है। ठीक है, लास्ट होती है 11 से अधिक। राइट आंसर हमारे की वजह 7 से 11 साल की जो अवस्था होती है उस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करी जाती है। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा 47 का जो प्रश्न है हमारा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? जो औपचारिकताएं होती है, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे से कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसी को औपचारिक और क्रियात्मक अवस्थाएं कहा जाता है।
तो ये अवस्था जो होती है ये होती है 7 से 11 7 से ऊपर होती है, ठीक है। तब देखते हैं ये जो अवस्था होती है ये 7 वर्ष से ऊपर होती है, अधिक होती है। 18 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, जिसमें औपचारिकताएं बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और कुछ बच्चा अपने से करके सीखने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, वस्तु स्थायित्व को इस स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? जो वस्तु स्थायित्व होता है तो वो किस अवस्था में विकसित होता है? तो होता है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होती है, ठीक है। उसमें बच्चा अपने अंगों के द्वारा अंग चला करके सीखना, अंगों के द्वारा सीखता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 49, बुद्धि विकास, बुद्धि किसका परिणाम है? जो बुद्धि है वो किसका परिणाम कहलाती है? तो ये जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम होता है, जो वातावरण के अनुसार इन्वायरमेंट, और जो वंशागति होती है, जो लक्षण माँ बाप में होते हैं वही बच्चे में समावेश होते हैं। इसी को कहा जाता है बुद्धि विकास का परिणाम, ठीक है। किसका परिणाम होता है? तो वो वंशानुक्रम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा है 50, शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या? तो हमारा जो उद्देश्य है ये उद्देश्य कहलाता है क्या? ये उद्देश्य कहलाता है कि शिक्षण अधिगम, क्या है? शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना, शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना ही कहलाता है, ठीक है। प्रश्न हमारा है 51, अनुकरण द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है किसने दिया? अनुकरण वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। आपका राइट आंसर ये होगा, इसको ध्यान में दीजिएगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है जरूर आपको अल्बर्ट बंडूरा को लगा। अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। अनुकरण द्वारा जो सीखने का जो सिद्धांत है वो क्या है? अनुकरण का मतलब होता है किसी के आदत में चलना, किसी के आदेशानुसार चलना, जो हमें सिखाया जाए किसी के द्वारा, ठीक है। आज्ञाकारिता के कारण जो सीखा जाता वो क्या होता? अल्बर्ट बंडूरा ने ये सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 52, सीखना कब तक चलता है? सीखना मतलब अधिगम जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो कब तक चलती है? तो वो जीवन भर चलती है, जीवन पर्यंत होती है। आदमी मरते दम तक सीखता है। जब से जन्म होता है, जन्म से और मृत्यु तक ये सतत प्रक्रिया, जिसे हम निरंतर कहते हैं, ये सीखना ही जीवन भर होता है, ठीक है। आज कुछ सीखे तो कल कुछ सीखा, कुछ न कुछ सीखा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 53 है, शिक्षा की प्रमुख भूमिका क्या? शिक्षा के लिए अध्यापक की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? तो सबसे बड़ी भूमिका होती है मार्गदर्शक एवं सहायक। मार्गदर्शक गाइडकर्ता या सही दिशा देने वाला, या हमें मार्गदर्शन करना, जो हमें बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले जाए, वही एक शिक्षक कहलाता, वही सहायक होता है, ठीक है। ये ध्यान रहे, कभी शिक्षक का अनादर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा है 57, वो 54 है, ठीक है। 54 में क्या कहता है? देखिए 54 में क्या कहता है कि बालक की सीखने की जो गति होती है वो कैसी होती है? बालक जब सीखता है तो किस गति से सीखता है? तो इसमें जो ऑप्शन आया है वास्तव में हर एक बालक एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक बालक की अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, इसलिए इसमें निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता कि बच्चे की जो गति होती है वो कैसे सीखता है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, और किसी को तो बहुत समय लग जाता है, वो सीख ही नहीं पाता है ना। देखिए सीखने का प्रयास कराया जाता है या किया जाता है तो सीखा जा सकता है, भले टाइम भले लगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 55 का, कि प्रतिभाशाली बालक का IQ क्या है? प्रतिभाशाली
बालक का जो आईक्यू सामान्यतः माना जाता है वो क्या होता है, 140 से अधिक होता है। जो सबसे श्रेष्ठ बच्चा होता है, जो बहुत प्रतिभाशाली होता है, उसका जो आईक्यू होता है वो 1 से 40 या उससे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 56 का कि अधिगम का क्या है, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो क्या है। सीखने का यानी अधिगम का जो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है। तो आगे हम देख लेते हैं। जो सीखने का आधार होता है वो होता है प्रेरणा। किसी के द्वारा प्रेरित होकर, किसी के द्वारा सीख करके, किसी के द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पर हम जो सीखते हैं वो प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम किसी कार्य को करने से नकारा करते हैं, लेकिन वहां जब प्रेरणा मिलती है कि नहीं ये काम तो करना चाहिए, तो बिल्कुल वहां प्रेरणा के आधार पर काम भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न हमारा है 57 का। 57 प्रश्न कहता है कि खेल बाल विकास में क्या महत्व है। जो खेल है वो खेल का जो महत्व है वो बाल विकास में क्या है, कितना महत्व माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा आंसर है कि खेल समग्र विकास का माध्यम है। समग्र मतलब होता है समस्त विकास का माध्यम होता है, शारीरिक मानसिक हर तरह से वहाँ पे, और बच्चों के साथ समूह में रह के बहुत कुछ सीखना। ठीक है, ये खेल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रश्न हमारा है 58, बाल विकास किन पक्षों में होता है। क्या है, बाल विकास किन पक्षों में होता है। ठीक है, किन पक्षों में होता है। तो ऑप्शन हमारा है शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक एवं नैतिक। इसमें 5 पक्षों में होता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक और नैतिक। ये बाल विकास के पक्ष होते हैं, इनके आधार पर बच्चा सीखता है। शरीर के द्वारा, मानसिक के द्वारा, समाज के द्वारा, संवेग के द्वारा और नैतिकता, ये सारे 5 लक्षण होते हैं। इन पक्षों के आधार पर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगला प्रश्न हमारा है 59 कि अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। आप बताइए, जो अच्छा शिक्षक होगा उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, वो क्या करेगा, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। जो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता होती है उन सबका सम्मान करता है और उनको गाइड करता है, सही दिशा देता है, मार्गदर्शन बनता है, सशक्त बनता है। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 60 है। तो 60 प्रश्न में क्या कहता है कि CDT का मुख्य उद्देश्य क्या, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है, बालक के विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को समझकर प्रभावी शिक्षण करना या शिक्षण प्रणाली को बनाना, यही हमारा बाल विकास कहलाता है, या CDT कहलाता है, या चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालक के विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को समझकर प्रभावी शिक्षण या शिक्षा को बनाना ही बाल विकास कहलाता है, CDT कहलाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।